नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स में होगा यूपी होमगार्ड भर्ती संबंधी जानकारी, भारत पाकिस्तान फुटबॉल मैच और नेपाल सरकार का अंतरिम मंत्रिमंडल। इससे अलग भी कुछ चीजें होंगी जिसके बारे में एक एक करके विस्तार से चलते हैं। साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने है। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम सारी चीजों को कवर करेंगे। यदि आपको इन सभी से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पढ़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक एक करके चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही? तो ये रही आपके उत्तर में 4,17,241 करोड़ रही। व्याख्या व्याख्या एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको स्वयं पढ़नी है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी की कुल राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में 4,17,241 करोड़ दर्ज हुई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजस्व है बजट अनुमान बीई के अनुमान कितना रहा? बीई के अनुसार कितना रहा? ये हमारा ऑप्शन सी सही है। 4,56,089 करोड़ रहा है ये। अगला प्रश्न, राज्य की कुल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सार्वजनिक ऋण व दायित्व 2022-23 में जीएसडीपी का लगभग कितने प्रतिशत रही है? ये 24.53% रही है। दो हजार 22-23 में प्रतिबद्ध व्यय वेतन पेंशन व ब्याज भुगतान आदि राजस्व प्राप्तियों का लगभग कितना प्रतिशत था? ये 55% था। 2022-23 में यूपी का राजस्व अधिशेष अनुमानित रूप से कितना था? 43,124 करोड़ था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा मदरसा निरीक्षण मॉनिटरिंग की वर्तमान कानूनी एवं प्रशासनिक स्थिति सी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है? यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 के अंतर्गत यह स्थापित है। हाल ही में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने किस कारण से यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताया था? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत होना इसको बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मदरसों की मान्यता और प्रशासनिक नियमावली किस वर्ष जारी की गई? 2016 में ये जारी की गई है। हाल ही में चर्चा में आए यूडीआईएसई पोर्टल का संबंध क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा संस्थानों का डाटा प्रबंधन है ये। इसकी फुल फॉर्म भी आप लिख लेना। अगला प्रश्न, फर्जी और अस्तित्वहीन मदरसों की जांच के लिए किस एजेंसी ने आजमगढ़ आदि जिलों में हाल ही में कार्रवाई की है? आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू ने की है।
आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती होमगार्ड से संबंधित 2025 एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके बारे में सामान्य जानकारी दी है। विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूपी होमगार्ड में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। ऑप्शन सी हमारा सही है। यूपी होमगार्ड भर्ती में अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम 30 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा सही है। महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई क्या है? 152 सेंटीमीटर है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य श्रेणी की न्यूनतम ऊंचाई क्या है? 167.7 सेंटीमीटर है। होमगार्ड चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है? साक्षात्कार नहीं है, बाकी सारे चरण हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती होती है, इसी तरह से होमगार्ड की भर्ती होगी। सारी वही प्रक्रियाएं हैं। होमगार्ड में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों के लिए दौड़ की दूरी कितनी है? 1500 मीटर है। यूपी होमगार्ड भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्या सुविधा है? आयु सीमा में छूट है। यूपी होमगार्ड उम्मीदवारों को मासिक वेतन किस श्रेणी में मिलेगा? ऑप्शन सी हमारा सही है। 5200 से 20,200 के बीच मिलेगा। यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन किस माध्यम से किया जाएगा? ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट से होगा ये। वेबसाइट का नाम ऊपर लिखा हुआ है व्याख्या में, इसे आप नोट कर सकते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के दौरान कौन से दस्तावेज की जांच होगी? सभी की जांच होगी। निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, इन सभी की जांच होगी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की हालिया प्रदर्शन से संबंधित जानकारी। पाकिस्तान भारत का मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान की हार हुई है। सेफ U17 चैंपियनशिप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान का स्कोर क्या रहा है? 3-2 का रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेफ U17 में पाकिस्तान ने कितने गोल किए हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है। 2 गोल किए हैं। पाकिस्तान ने AFC एशियाई कप क्वालिफायर 2025 में म्यांमार के खिलाफ स्कोर क्या किया है? 0-1 किया है। 0-1 म्यांमार है ये। सॉरी, 0-1 म्यांमार है ये। आगे चलते हैं। सेफ U17 में भारत के लिए कौन सा खिलाड़ी 31वें मिनट में गोल करने वाला था? ऑप्शन बी हमारा सही है। दल्लल मुआन गांगटे। पाकिस्तान ने सेफ U17 में गोल करने के बाद किस तरह का विवादित जश्न मनाया? ऑप्शन बी चाय पीने का अभिनय।
AFC एशियाई कप क्वालिफायर 2025 में पाकिस्तान का अगला मैच किससे है? अफगानिस्तान से है। पाकिस्तान की टीम किस वर्ष के AFC क्वालिफायर में हिस्सा ले रही है? 2025 के AFC में हिस्सा ले रही है। सेफ U17 चैंपियनशिप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच कहां खेला गया है? ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका में खेला गया है ये। पाकिस्तान ने सेफ U17 में कितने गोल किया और किस खिलाड़ी ने पेनल्टी से गोल किया है? दो गोल मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया है ये। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के पुरुष सीनियर टीम का हालिया प्रदर्शन किसने रिकॉर्ड किया? फीफा और AFC दोनों ने रिकॉर्ड किया है। ए और बी दोनों सही हैं हमारे। ऑप्शन बी इसके लिए आएगा। आगे चलते हैं, नेपाल में अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य कौन कौन रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नेपाल के वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं सुशीला कार्की। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। नेपाल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। प्रश्न नंबर 2, नेपाल में अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? ऑप्शन बी रामेश्वर प्रसाद खनाल के पास है ये। गृह मंत्रालय का मंत्री कौन है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश आर्याल हैं। किस मंत्री को ऊर्जा जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय मिला है? ऑप्शन बिल कुलमणि घिसिंग को मिला है ये। अगला प्रश्न, नेपाल में शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन ए महावीर पुन कर रहे हैं। किस मंत्री को उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय मिला है? अनिल कुमार सिन्हा को मिला है ये। अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि और पशुपालन विभाग का मंत्री कौन है? ऑप्शन ए हमारा सही है, मदन प्रसाद परियार को बनाया गया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? ऑप्शन बी हमारा सही है, जगदीश खरेल के पास है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेपाल के अंतरिम मंत्रिमंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्च 2026 के संसदीय चुनाव तक देश में स्थिरता बनाए रखना है। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है हमारा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कौन थी? ऑप्शन ए पहली महिला प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। साथ ही यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।